नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। तो इस YouTube मंच पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की श्रृंखला में हम लोग 19 जून 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स को और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। उससे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट किया था कि आपको अगर रेगुलर इसकी PDF चाहिए इन वीडियोस की, तो आप जो है हमारे YouTube चैनल के टेलीग्राम चैनल यानी डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही आप सीधे डिकोड एग्जाम लिखकर @ उसके आगे लगाकर टेलीग्राम में चैनल को आसानी से ढूंढ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर प्रतिदिन के लेक्चर्स की PDF फाइल उस लेक्चर के अपलोड होने के पश्चात अपडेट कर दी जाती है। वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 119वीं US ओपन गोल्फ चैंपियनशिप इसको किस प्लेयर के द्वारा जीता गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। केली स्टानले, ब्रुक्स कोपेका, गैरी वुडलैंड और जॉर्डन स्पीथ। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? गैरी वुडलैंड। गैरी वुडलैंड कहां के प्लेयर हैं? ये अमेरिका के प्लेयर हैं, क्योंकि कभी भी आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर की बात करते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो प्लेयर किस देश का खिलाड़ी है, कहां से वो खेलता है। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी आता है। तो उन्होंने इस ओपन गोल्फ प्रतियोगिता को जीता और इस गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? कैलिफोर्निया में किया गया था। अब एक महत्वपूर्ण इवेंट और आपके सामने है। महिला राजनीतिक नेत्रियों का वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो महिला राजनीतिक नेत्रियों का वैश्विक शिखर सम्मेलन इन स्थानों में से कहां पर किया जाएगा? तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। म्यांमार, टोक्यो, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इनमें से टोक्यो में यह आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के बारे में और भी बातें जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यह सम्मेलन 25 से 27 जून 2019 के मध्य महिला राजनीतिक नेत्रियों का वैश्विक शिखर सम्मेलन टोक्यो के जापान में आयोजित किया जाएगा। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स WPL समिट। तो ये लगभग प्रतिवर्ष आयोजित होता है। आप यहां पर देख सकते हैं WPL जो है एक संस्था है जहां पर विश्व भर की राजनीति में काम करने वाली जो राजनीतिक क्षेत्र की जो है शीर्ष महिलाएं हैं वो इसकी सदस्य है और इसका एक वार्षिक सम्मेलन हर साल होता है। इसका आयोजन वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स ग्लोबल फोरम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कोई भी आयोजन होता है उसका संस्थापक या संयोजक के बारे में जानना जरूरी होती है। और जापान की प्रतिनिधि सभा सह मेजबानी के साथ इसको किया जा रहा है। 2018 में इसी शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जारी किया गया है। इस अनुमान के अनुसार वर्ष 18-19 यानी वित्तीय वर्ष 18-19 पर स्थिर मूल्यों पर GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 6.2%, 6.5%, 6.8% या 7.2%। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? 6.8%। ये 2018-19 के लिए ग्रोथ रेट बताई गई है। अब इस रिपोर्ट में काफी और सारी बातें हैं जिनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो स्थिर मूल्यों पर जो हमने बात की, स्थिर मूल्य में हम 2011-12 को आधार वर्ष बनाकर गणना करते हैं। उसमें GDP की वृद्धि दर 6.8% अनुमानित की गई है। जबकि अगर वर्तमान मूल्यों की बात करें यानी करंट प्राइस पर,
तब जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 11.2%। और वित्त वर्ष 2018-19 में मूल या बुनियादी मूल्यों पर वास्तविक जीवीए, ये जीडीपी नहीं है, ये जीवीए है, तो जीवीए वृद्धि दर जो है 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे देखते हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार जो ऐसे सेक्टर हैं ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था में जिनमें 60% से ज़्यादा वृद्धि अनुमानित है, वो कौन कौन से सेक्टर हैं? एक एक करके देखते हैं। लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं, इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि 8.6% वृद्धि दर रह सकती है। निर्माण क्षेत्र में 8.7%, वित्तीय अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाओं में 7.4%, और इसके अलावा विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 7% वृद्धि दर अनुमानित की है एनएसओ ने। तो एनएसओ जो है भारत के आंकड़ों के लिए जो है एक ऑथेंटिक संस्था है, अधिकृत संस्था है, जिसके द्वारा जो है प्रतिवर्ष आंकड़े जारी किए जाते हैं। हाल ही में आरबीआई में एक नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति हुई है, तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। रोजमेरी सेबेस्टियन, डॉक्टर रवि एन मिश्रा, दीपक कुमार या कृष्णा स्वामीनाथन। तो अभी हाल ही में डॉक्टर रवि एन मिश्रा की नियुक्ति आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में हुई है, आप देख सकते हैं। यह पद जो है इनसे पहले यानी किसके पास था? रोजमेरी सेबेस्टियन के पास था, जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद ये पद खाली हुआ। आरबीआई के बारे में आप जानते ही हैं कि आरबीआई अधिनियम जो 1934 था उसके अधीन 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और भारतीय रिजर्व बैंक में 12 कार्यकारी निदेशक हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में यूएनसीसीडी सीओपी यानी कॉप 14 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो सबसे पहले इसका आयोजन स्थल देख लेते हैं, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है जिस पे हम पूरी बात करेंगे। तो ये कॉप 14 यूएनसीसीडी का आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। अब इससे संबंधित हम कुछ तथ्य देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि यूएनसीसीडी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। भारत में पहली बार यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14वां सत्र, यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही कॉप है, तो कॉप 14 ये है। तो ये जो 14वां सत्र है इसका आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है, और इसका आयोजन 2 से 14 सितंबर 2019 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें यानी संस्था में 197 देशों से 5000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे इस कन्वेंशन में। अब संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के और भी कन्वेंशंस हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम 3 प्रमुख कन्वेंशन जो हैं उनकी बात करते हैं, और उनका कम से कम फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये हो गया UNFCCC। UNCCD जिसकी बात हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, फिर CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये 3 कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं लिब्रा। अभी आपने हाल ही में पेपर में पढ़ा होगा, बहुत चर्चित हो रहा है। तो ये लिब्रा क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है, यानी एक आभासी मुद्रा है। तो किसने जो है ये घोषणा की है कि वो लिब्रा को लॉन्च करेगा, लिब्रा क्रिप्टो करेंसी को? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमेजॉन, फेसबुक, याहू या गूगल। तो चारों जो है
एक दिग्गज कंपनियों में आते हैं। इनमें से फेसबुक ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो जल्दी ही लिब्रा नामक एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करेगा। अब इसे औपचारिक रूप से कब तक लॉन्च करेगा? वो 2020 में। इसकी सहायता से लोग एक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन वस्तुएं खरीद सकते हैं। ये काम हो सकता है। इसका व्यय जो है थर्ड पार्टी वॉलेट अथवा फेसबुक के वॉलेट कैलिब्रा से किया जाएगा। तो जो फेसबुक अपना वॉलेट लॉन्च करेगा उसका नाम भी कैलिब्रा रहेगा, जिससे जो है इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और बेचा जा सकेगा। इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने का उद्देश्य एक सरल वैश्विक मुद्रा प्रस्तुत करना है, यानी पूरे विश्व में जो है एक सरल तरीके से मुद्रा जो है जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में प्रस्तुत करना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को की गई थी और इसके जो सह संस्थापक हैं वो मार्क जकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एड्रू मैककॉलमन, डस्टिन मॉस्कुलिस और क्रिस ह्यूज, इन सब ने मिलकर जो है फेसबुक की स्थापना की थी। अब क्रिप्टो करेंसी पिछले 2-3 साल से जो है बहुत चर्चा का विषय रहा था, जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक डिजिटल मुद्रा है, यानी इसको आप न छू सकते हैं, न जेब में रख सकते हैं, ना बैंक में रख सकते हैं। ये पूरी तरह से एक आभासी मुद्रा है। तो इस मुद्रा का कोई भौतिक रूप में उपलब्धि आपको नहीं होगी। यह केवल आभासी या एक वर्चुअल करेंसी है जिसका उपयोग ऑनलाइन ही किया जाता है। बिटकॉइन को विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी माना जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। बिटकॉइन के अलावा भी कई सारी जो है चर्चित करेंसीज हैं जो डिजिटल करेंसीज हैं। बिटकॉइन, इथीरियम, रिप्पल, लाइटकॉइन, ये सभी जो है कुछ प्रमुख जो है क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कई सारे देशों में उपयोग में लाई जा रही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ऑटिस्टिक जुड़ा हुआ है। तो ऑटिस्टिक का अर्थ है ऑटिज्म, जो एक बीमारी होती है ऑटिज्म, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 जून को, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में जानना जरूरी है। प्रतिवर्ष 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसके द्वारा आर्टिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक भिन्नता या विविधता के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस सेंटेंस का ये अर्थ है कि ऑटिज्म जो एक मनोविकार है और बच्चों में ये होता है, और बच्चों में अकेलापन, इसके लक्षणों पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये संदेश देना विश्व को कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक अलग प्रकार का जो है विविधता है या भिन्नता है, जिसको जो है हम ऑटिज्म कहते हैं। अब ऑटिज्म है क्या? इसको हिंदी में कहीं कहीं आप पढ़ा देख सकते हैं, स्वलीनता। तो स्वलीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से ही या बाल्यावस्था से ही निकट आने लगते हैं। तो बच्चों में ये बचपन से ही दिखने लगता है। फिर यह जिन बच्चों में होता है वो अन्य बच्चों के से असामान्य होते हैं। ऑटिज्म से ग्रसित 70% जो व्यक्ति होते हैं वे मानसिक रूप से मंद होते हैं, यानी उनमें मानसिक रूप से मंदता पाई जाती है, जिसकी वजह से एक सामान्य जीवन जीने में वो असमर्थ हो जाते हैं। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिन बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी होती है वो खुद में खोए रहते हैं, वो ज़्यादा जो है सामाजिक नहीं होते हैं, यानी बाहरी दुनिया से वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। और एक तरह से आप अगर इसको कहें सरल भाषा में तो ये अकेलेपन की एक बीमारी है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। ये सब बच्चे के 3 साल होने से पहले ही शुरुआत हो जाती है, यानी ये लक्षण जो है पहले से ही दिखने लगते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक संपर्क में असमर्थता, बातचीत करने में असमर्थता,
सीमित शौक और दोहरावयुक्त व्यवहार, ये सभी इसके प्रमुख लक्षण हैं। और जो नई रिसर्चेज हुई हैं उसके अनुसार ऑटिज्म जो है कहीं ना कहीं आनुवांशिक तौर पे भी जो है जुड़ा हुआ है और जीन में डिफेक्ट होने के कारण ऑटिज्म होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति का हाल ही में निर्वाचन हुआ है, तो इनका नाम क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, जुजाना कापुतोवा, ये जो है स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। जुजुना कापुतोवा को पर्यावरण सुरक्षा के लिए 2016 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। गोल्डमैन एक इंटरनेशनल प्राइज होता है जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। वे स्लोवाकिया की 5वीं व सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। स्लोवाकिया के बारे में जानते हैं, ये कंट्री क्या है, तो ये मध्य यूरोप में स्थित है और एक लैंड लॉक्ड यानी भूबद्ध देश है, या जिसको कहते हैं स्थलबद्ध देश कहते हैं, जिसकी सीमाएं चारों ओर से अन्य देशों से घिरी हो, यानी इसका कोई भी समुद्री संपर्क ना हो। इसकी सीमा उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी तथा पश्चिम में ऑस्ट्रिया से जुड़ी हुई हैं या घिरी हुई हैं। इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है और यूरोप का कंट्री है ये, तो इसमें यूरो जो है चलती है इसकी मुद्रा के रूप में, और इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो स्लोवाक है, क्योंकि इसी से इसका नाम जो है स्लोवाकिया भी है। अगला क्वेश्चन, किसे लोकसभा का नया अध्यक्ष या स्पीकर हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो आपने ये न्यूज़ सुनी होगी। अभी हाल ही में ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुना गया है लोकसभा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से। ओम बिरला के बारे में 1-2 तथ्य आपके लिए जानना जरूरी है कि ये कहाँ से सांसद हैं इत्यादि, ये पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, और इनसे पहले प्रोटेम स्पीकर एक नियुक्त हुए थे, उनका नाम भी पूछा जा सकता है कि 17वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, वीरेंद्र कुमार की नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर के रूप में हुई थी। और जहां तक पिछली लोकसभा का सवाल है, 16वीं लोकसभा का, उसमें सुमित्रा महाजन जो है स्पीकर थी। और आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न देखते हैं, रेन स्टार्ड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च, ये एक संस्था है जो नियोक्ताओं के बारे में, पूरी दुनिया के नियोक्ताओं के बारे में अपनी रैंकिंग जारी करती है। तो इसके द्वारा किया गया अध्ययन के अनुसार भारत में सबसे आकर्षक रोजगार प्रदाता ब्रांड कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा आकर्षक नौकरियां कौन सा जो है कंपनी भारत में देती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट, L&T, अमेजॉन इंडिया और इन्फोसिस। तो इसका सही उत्तर क्या है, अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया इसके अध्ययन के अनुसार सर्वाधिक आकर्षक रोजगार प्रदाता ब्रांड है। और दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है, दूसरे नंबर पर स्थान आता है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का। बाकी जो इसमें ब्रांडों की जो है रैंकिंग की गई है उनको भी जान लेते हैं। अमेजन फर्स्ट नंबर पे हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड नंबर पर, सोनी थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे मर्सिडीज बेंज, उसके बाद IBM, लार्सन एंड टर्बो जिसको L&T कहते हैं, इन्फोसिस, सैमसंग और डेल, ये सभी जो है भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड हैं जो सबसे ज़्यादा जो है नौकरियां, सबसे ज़्यादा आकर्षक नौकरियां प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के 10 क्वेश्चंस को देखा और ये श्रृंखला नियमित रूप से चल रही है और आपको वीडियोस प्राप्त हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने साथियों, अपने मित्रों के बीच में भी जो है वीडियोस के लिंक को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
तो फिर कल हाजिर होते हैं अगले दिन की समसमायकी में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।